हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एक पैरासाइट है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। वर्ड आपके सामने है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो वर्ड है एंटा, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। अमीबा का मतलब होता है विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइट है जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकता है और जो इंटेस्टाइन में जाके वहां के टिश्यू का लाइसिस करता है। आपको समझ में आया? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जिसको होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है, तो इसके नाम का मतलब क्या है हम वो पढ़ रहे हैं। तो देखो, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है? एंटा का मतलब होता है इंटेस्टाइन, अमीबा का मतलब होता है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि अमीबा की अपनी कोई रिजिड शेप नहीं होती है। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस। तो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो अमीबा होता है, मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकता है, और जो इंटेस्टाइन में जाके वहां के टिश्यू का डैमेज करता है। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड इट, इसकी डिस्कवरी किसने करी? ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फेडोर लॉसिच इन 1875। देखो, दो पर्सन्स के नाम आते हैं। सबसे पहले आता है फेडोर लॉसिच और दूसरा आता है फ्रिट्ज श्वाडिन। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? जो फेडोर लॉसिच ने, उन्होंने सबसे पहले इसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को ऑब्जर्व करा था। ठीक है, कि सबसे पहले इस पैरासाइट को इन्होंने, कोई भी एक पर्सन था जिसको ब्लडी डायरिया हो रहा था, उसके स्टूल में इन्होंने सबसे पहले इस एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को देखा था 1875 में। ठीक है, किसमें? ही फाउंड इट वाइल स्टडिंग पेशेंट विद ब्लडी डायरिया इन रशिया। तो रशिया में कोई एक पेशेंट था, उसके ब्लडी डायरिया में इन्होंने सबसे पहले एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को देखा था, फेडोर लॉसिच ने। ठीक है, उसके बाद फ्रिट्ज श्वाडिन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसको नाम दिया था एंटमीबा हिस्टोलाइटिका 1903 में। दोनों में ये फर्क है, इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करा था, देखा था सिर्फ, कोई डिस्कवरी नहीं दी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया। बट फ्रिट्ज श्वार्डन नाम के जो पर्सन थे, उन्होंने क्या करा था? इसको डिस्कवरी दी, इसका क्लासिफिकेशन करा, बताया इसके बारे में, और इसको नाम दिया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, कब दिया था? 1903 में। आई होप आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब ये सेम जितने भी नोट्स हम पढ़ेंगे, ये सारे आपको बायलैंग्वेज लैंग्वेज में मिलेंगे, मतलब इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगी, हिंदी में आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इट स्प्रेड्स, कि ये फैलता कैसे है। स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलता है। ऐसा खाना या ऐसा पानी आप पी रहे हो जिसमें ये पैरासाइट प्रेजेंट है, तो ये आपकी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद में मेनली इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन, ऐसी जगहों पे जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती, जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते, वो सब। ठीक है, द सिस्ट सर्वाइव इन डर्टी वाटर एंड इन्फेक्ट न्यू पीपल। ये जो सिस्ट होती है, हेंटामीबा हिस्टोलाइटिका की सिस्ट होती है, ये इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। मतलब आपकी बॉडी में सबसे पहले जब ये पैरासाइट एंटर करेगा, तो ये किस फॉर्म में एंटर करेगा? सिस्ट की फॉर्म में। ये हम आगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ये डर्टी वाटर में सर्वाइव कर सकती है और फिर नए लोगों को जाके ये इन्फेक्ट करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हैबिटेट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, किसका हैबिटेट क्या होता है? देखो, लिव्स इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन। ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और कौन से पोर्शन में रहता है? कॉलोन में। ठीक है, फीड्स ऑन सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल्स एंड समटाइम्स रेड ब्लड सेल्स। और ये किस पे फीड करता है? मतलब इसका खाना क्या होता है? जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है और कभी कभी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जब आप ट्रोफोजोइड का डायग्राम दिखोगे ना, तो उसमें आपको रेड ब्लड सेल्स अलग से दिख जाएंगे, क्योंकि ये उनको फीड करके इनगल्फ कर लेते हैं, इसीलिए। कैन फॉर्म अल्सर इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाके जब वहां के टिश्यू को ये डैमेज करेगा, तो ये अल्सर कॉज करता है। कौन से शेप के? फ्लास्क शेप के। ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कौन से शेप के अल्सर कॉज करता है? तो फ्लास्क शेप के। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इन सम केसेस इट में ट्रैवल टू द लिवर, लंग्स और ब्रेन, रेयर। फिर कभी कभी क्या होता है, जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आगे जाके फैल सकता है। तो ये प्राइमरली तो लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। कुछ कंडीशंस ऐसी आती है, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ तक फैल जाता है, लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, रेयरली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि इससे कैसा बचा जा सकता है। सबसे फर्स्ट है ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पियो, क्योंकि ये जो सिस्ट होती है ये डर्टी वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, वॉश हैंड्स प्रॉपरली, हाथों को प्रॉपरली वॉश करें। ईट हाइजीनिक फूड, हमेशा हाइजीनिक फूड खाएं, साफ खाना खाएं। अवॉइड रॉ और अनकुक्ड फूड इन अनसेफ प्लेसेस, और कभी भी कच्चा खाना खाना जो है वो अवॉइड करें, हमेशा कुक फूड खाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो देखो इसकी मॉर्फोलॉजी 3 पार्ट्स में होती है। सबसे फर्स्ट होती है ट्रोफोजोइट, जो कि इसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब ये मूव कर सकता है, डिजीज फैलाने में आगे जाके ये हेल्प करेगा, इसलिए इसको एक्टिव बोला गया है। दूसरी होती है आपकी प्रीसिस्ट फॉर्म। जो प्रीसिस्ट फॉर्म होती है आपकी, ये एक इन बिटवीन फॉर्म होती है। इन बिटवीन फॉर्म का मतलब हो गया, मैं बताती हूँ। लास्ट आपकी होती है सिस्ट स्टेज। ठीक है, जो सिस्ट होती है वो आपकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, मतलब कि बॉडी में जब ये एंटर करेगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, तो हमेशा सिस्ट की फॉर्म में एंटर करेगा। मैं शुरू से बताती हूँ। देखो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी मॉर्फोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट आपकी है ट्रोफोजोइट, दूसरा है सिस्ट, और थर्ड है आपका प्रीसिस्ट। ठीक है, ट्रोफोजोइड इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ये हमारी बॉडी में आगे जाके डिजीज कॉज करता है। लेकिन हमारी बॉडी में इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है कि सबसे पहले ये फॉर्म हमारी बॉडी में आएगी, तो वो होती है आपकी सिस्ट। ठीक है, उसके बाद में प्री सिस्ट आती है, जो इन दोनों के बीच की स्टेज होती है, इसलिए हम इसको इन बिटवीन स्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ट्रोफोजोइड की, कि ट्रोफोजोइड क्या होता है। तो ये डायग्राम आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपका ट्रोफोजोइड दिखता है। मैं सबसे पहले इसकी लेबलिंग्स बता देती हूँ। देखो ट्रोफोजोइड का एक आपको उभरी हुआ हिस्सा दिखेगा, उभरा हुआ सा, अलग से निकला हुआ, इसकी बॉडी पे कहीं पर भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का दूसरा नाम होता है फॉल्स फीट। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसके 2 तरीके के साइटोप्लाज्म होता है। जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी में जब आप इसकी स्टडी करोगे तो ये आरबीसी को इन्गल्फ कर लेता है, क्योंकि वो उसका फूड है, तो आपको डायग्राम में हमेशा आरबीसी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इंगल्फ्ड आरबीसी है। ठीक है, ये आपकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है कैरियोसोम, जिसमें आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक्स है, इसकी लेबलिंग्स होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, बिकॉज एक तरीके का अमीबा लाइक होती है, क्योंकि अमीबा है, दैट्स वाई इसकी शेप इरेगुलर होती है। ट्रोफोजोइड एक एक्टिव स्टेज होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी साइज होती है 10 to 60 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, फीड्स ऑन, ये किस पे फीड करता है, बैक्टीरिया पे, टिश्यू सेल्स पे, रेड ब्लड सेल्स में, जो भी इसको इंटेस्टाइन में दिखता है बेसिकली ये उसके ऊपर फीड करता है ना। उसके बाद मूवमेंट की बात करें तो हाँ ये मूव कर सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, सूडोपोडिया, ये आउटर ग्रोथ होती है जो लोकोमोशन में इसको हेल्प करती है। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। कैन कॉज डैमेज टू इंटेस्टाइनल सेल्स, डिजीज कॉजिंग, ये इंटेस्टाइन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको ये डैमेज करता है। ठीक है, और इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअली। आपको अगर पता हो, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एंट अमीबा होता है उसका मोड ऑफ डिवीजन क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक से दो डॉटर सेल्स निकलती है सेम से। ठीक है, तो वही इसके अंदर होता है कि एक आगे जाके डिवाइड होकर दो निकालेगा। ठीक है, नॉट इन्फेक्टिव, डाइज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ये मर जाता है, क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट को सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके लिए
जो बेस्ट इन्वायरमेंट होता है वो इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाहर अगर ट्रोफोजोइड निकल के आ गया स्टूल के थ्रू तो ये बाहर मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको प्रोटेक्शन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ही मिल रही है, प्रॉपर इन्वायरमेंट इसको आपकी बॉडी के अंदर ही मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं फाउंड इन इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब सेकंड की बात करते हैं प्रीसिस्ट, जो कि एक इन बिटवीन स्टेज होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। ये प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है बट यहाँ पे ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेज बिटवीन ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट, ये ट्रोफोजोइड और सिस्ट के बीच की स्टेट होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टॉप्स फीडिंग एंड मूवमेंट। अब जो प्री सिस्ट वाली स्टेज होती है इस पे ट्रोफोजोइड फीड करना बंद कर देता है, मतलब कुछ भी खाना पीना जो होता है वो अपना ये रोक देता है। मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट भी नहीं कर पाता क्योंकि इसका सूडोपोडिया देखो कम होता जाता है, धीरे धीरे इसकी शेप कैसी होती जा रही है, प्रॉपर राउंड में होती जा रही है, क्योंकि इसको आगे जाके सिस्ट में कन्वर्ट होना है इसीलिए, ठीक है। स्टोर्स फूड मटेरियल लाइक ग्लाइकोजन, इसमें ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होता है जो इसके लिए फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है। और फाउंड इन इंटेस्टाइन बिफोर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन से पहले ये इंटेस्टाइन में दिखता है, जब ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। आगे बात करते हैं, हाँ उससे पहले कि पहले तो ये ट्रोफोजोइड था, ट्रोफोजोइड से ये प्री सिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कब कन्वर्ट होता है, जब भी इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, इसको लगेगा कि हाँ ये इन्वायरमेंट मेरी ग्रोथ के लिए बिल्कुल ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी से बाहर स्टूल के थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि इसको अदर पर्सन को भी इन्फेक्ट करना है। और आपको अगर पता हो तो मैंने बताया है कि सिस्ट जो है वो एक इन्फेक्टिव फॉर्म है, मतलब ये डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में नोट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्ट की। तो देखो सिस्ट जो होती है ये इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे। सिस्ट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। कैसे कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो तीनों स्टेजेस दे रखी है, पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, नहीं पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं, है ना। देखो सिस्ट की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 तरीके से होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है यूनी न्यूक्लियेटेड, फिर बाय न्यूक्लियेटेड, फिर क्वाड्री न्यूक्लियेटेड। तीनों में फर्क क्या है, न्यूक्लियस का। जो यूनी न्यूक्लियेटेड होती है इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको यूनी न्यूक्लियेटेड बोल रहे हैं। बाय न्यूक्लियेटेड का मतलब है इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और क्वाडी न्यूक्लियेटेड का मतलब है इसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। एक में प्रेजेंट है यूनी न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस, एक में 2 न्यूक्लियस और एक में 4 न्यूक्लियस। आपने सोचा है कि पहले एक आया न्यूक्लियस, फिर 2 आया, फिर 3 न्यूक्लियस वाला सिस्ट क्यों नहीं आया, सीधा 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट क्यों आ गया। मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या करता है, बाइनरी फिजन क्या कहता है कि एक सेल से आप 2 सेल्स बना सकते हो, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस था, इससे 2 बन गए, अब ये जो 2 हैं इनसे और 2 बनेंगे, तो हो गई ना ये यूनि न्यूक्लियस वाली स्टेज। ये 2 इसमें थे, अब इन दोनों ने पर्सनली डिवाइड करा तो ये किस में बन गए, क्वाडी न्यूक्लियेटेड सिस्ट में। तो इन तीनों में से भी जो क्वाडी न्यूक्लियेटेड सिस्ट होती है वो अपनी इनफेक्टिव फॉर्म होती है, कि बॉडी में जब सिस्ट आएगी तो क्वाडी न्यूक्लियेटेड सिस्ट की फॉर्म में आएगी, और जब ये बॉडी से बाहर निकलेगी तो भी ये क्वाडी न्यूक्लियेटेड सिस्ट बन के ही बाहर निकलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले हम उसको पढ़ रहे थे। सिस्ट जो होती है देखो ये राउंड होती है, इसमें थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन क्या होता है, ये नेचुरल पॉलीसैकेराइड होता है, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। और इनके बीच में H बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो इनको बाइंड करके रखती है, ठीक है, काइटिन की बनी हुई रहती है। इसकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस इसमें 1 से 4 हो सकते हैं, ठीक है। वॉल की बात करें तो थिक वॉल होती है जो इसको बॉडी से बाहर सर्वाइव करने में हेल्प करती है। जो सिस्ट होती है वो बॉडी से बाहर सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जो ट्रोफोजोइड होता है वो बॉडी से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। सर्वाइव की बात करें तो ये सॉइल में, वाटर में, फूड में डेज टू वीक तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, कोई हार्म इसको नहीं होगा। इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें, स्प्रेड्स डिजीज व्हेन स्वेलोड, जब इसको कोई इंसान स्वेलो कर लेगा, निगल लेगा, उसके बाद ये डिजीज फैलाने लग जाएगा, ठीक है। फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है, आपके स्टूल में, कंटामिनेटेड वाटर में,
और हैंड्स में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले यूनिन्यूक्लियेटेड सिस्ट की बात करते हैं। हमने इससे पहले 3 स्टेजेस देखी, कौन कौन सी? सिस्ट की भी 3 स्टेजेस होती है, हमने शुरू में पढ़ा था। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो मॉर्फोलॉजी होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट और सिस्ट। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे सिस्ट की। तो सिस्ट की भी 3 स्टेजेस होती है। यूनिन्यूक्लियेटेड जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लियेटेड जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और क्वाडी न्यूक्लियेटेड जिसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो हम इसको अब ब्रीफली पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिन्यूक्लियेटेड की बात करते हैं। ठीक है, देखो यूनिन्यूक्लियेटेड में क्या होता है, क्रोमेटेड बार प्रेजेंट होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको सिगार शेप के, इसको हम बोलते भी हैं कि ये सिगार शेप का है। ठीक है, और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये दूसरा, ये क्या है? ग्लाइकोजन मास। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? जो क्रोमेटेड बार होता है ये फर्दर ये आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, सेल की अदर जो ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस जो करता है उसके अलावा उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये राइबोसोम्स का क्लस्टर भी होता है। राइबोसोम्स क्लस्टर, राइबोसोम्स का क्लस्टर हो गया मतलब इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स के गुच्छे होते हैं जो आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोजन मास की बात करें तो ये इसके लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ताकि इसको फर्दर ये यूज कर सके। अब यूनिन्यूक्लियेटेड सिस्ट हमने इसको बोला है, दैट मीन्स इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अर्ली स्टेज ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन की सबसे अर्ली स्टेज होती है। सबसे पहले यूनिन्यूक्लियेटेड होगा, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, इसलिए अर्ली इसको बोला है। ठीक है, नॉट मेच्योर येट, ये पूरी मेच्योर नहीं होती है, इसको टाइम लगता है क्योंकि आगे ये पहले बाई में कन्वर्ट होगा फिर क्वाड्री में कन्वर्ट होगा। स्टिल फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव वॉल एंड स्टोरिंग फूड, अभी ये उस स्टेज पे है कि खुद के लिए खाना इकट्ठा कर रही है और जो उसके आसपास में प्रोटेक्टिव वॉल है वो धीरे धीरे बन रही है, जो कि काइटिन की बनी हुई होती है और जो उसको हार्श इन्वायरमेंट से, बुरे इन्वायरमेंट से बचाती है। ठीक है, नॉट इन्फेक्टिव येट, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती। कौन सी करेगी? क्वाडी न्यूक्लियेटेड सिस्ट। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बाय न्यूक्लियेटेड सिस्ट, बाय न्यूक्लियेटेड है इसके मतलब इसके अंदर ये जो दोनों ही दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सिगार शेप का है, ये क्रोमेटेड बार है, और ये जो एक दिख रहा है दिस इज ग्लाइकोजन मास, जो फूड स्टोर करता है, ये आगे जाके आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है बाय न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेट होती है। किसकी? यूनिन्यूक्लियेटेड की एंड क्वाडी न्यूक्लियेटेड के बीच की स्टेज होती है, मिड वाली स्टेज। ठीक है, बाय न्यूक्लियेटेड। गेटिंग रेडी टू बिकम इन्फेक्टिव, ये भी तैयार हो रहा है कि मैं क्वाड्री में कन्वर्ट हूँ और कब इन्फेक्शन कॉज करूँ। उसके बाद में स्टिल डेवलपिंग इनसाइड द इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन में जाके डेवलप हो रही होती है। ठीक है, अगर चली गई तो उस फॉर्म में। आगे बात करते हैं मेच्योर सिस्ट। मेच्योर सिस्ट में आपके 1 2 3 एंड 4 ये चारों ही क्या है? न्यूक्लियस है। मेच्योर सिस्ट में आपके 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फुल्ली डेवलप्ड एंड इन्फेक्टिव, ये प्रॉपरली डेवलप हो चुकी होती है। इसके आसपास देखो एक वॉल भी जनरेट हो चुकी है जो काइटिन की बनी हुई है, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, उसके बाद में कैन सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, ये कैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो। उसके बाद व्हेन इंजेस्टेड, जब इसको कोई इंसान निगलेगा, इनगल्फ करेगा, इट कॉजेज इन्फेक्शन इन न्यू होस्ट, तो ये न्यू होस्ट में जो भी इसको इनगल्फ करेगा उसमें इन्फेक्शन ये कॉज करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल की। एक सेकेंड वेट करना। हम्म, देखो उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो सबसे पहले कोई ह्यूमन है,
जो क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट को इंजेस्ट करेगा। क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट का मतलब हो गया जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट है ये इसकी इनफेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, किसी ह्यूमन ने इसको इनगल्फ करा, इनगल्फ करके ये सीधा कहाँ जाएगी, स्टमक से, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से कहाँ जाएगी ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से जो इसकी थिक वॉल होती है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। ठीक है, जो कि एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड है, मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि स्टमक में आपको पता है मेजरली तो HCl प्रेजेंट होता है। अब ये HCl को अगर सर्वाइव नहीं कर पाई तो आगे इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचेगी और डिजीज कैसे कॉज करेगी। दैट्स वाई ये जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, देखो ये सिस्ट है जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके बाहर एक और थिक वॉल प्रेजेंट है। अब अंदर ये न्यूक्लियस भी तो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इंटरनल प्रेशर लगाने लग जाते हैं। ठीक है, इंटरनल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, along with bile, this internal pressure and proper temperature। ठीक है, सबसे पहले देखो शुरू से बता रही हूँ, सबसे पहले कोई क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है, फूड या वाटर के थ्रू कोई ह्यूमन इसको इनगल्फ कर लेगा, इंजेस्ट करेगा, तो ये स्टमक से कहाँ जाएगी, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पर स्टमक से तो ये वॉल प्रोटेक्ट होकर आ गई, लेकिन इसका जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटरनल प्रेशर लगाएगी, साथ ही साथ में ट्रिप्सिन, बाइल, इंटरनल प्रेशर और टेम्परेचर मिलके क्या करेंगे, ये जो वॉल होती है इसको डैमेज करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि लूज करने लग जाएंगे, प्रॉपर्ली डैमेज नहीं कर सकते पर इसको लूज करने लग जाएंगे, इसको हेल्प करेंगे कि ये ब्रेक हो सके। ठीक है, ब्रेक होगा तभी तो ये न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे, फिर ये आगे डिवीजन करेगा। ठीक है, तो ये सब इसकी जो वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, इंटरनल प्रेशर लगाती है और ये फट जाती है। ठीक है, फटने के बाद ये जो 4 न्यूक्लियस है ये बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4। जब ये 4 न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं तो इस स्टेट को हम बोलते हैं मेटासिस्ट। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियस बाहर आ गए, धीरे धीरे ये 4 जो हैं बाइनरी फिजन करेंगे, थ्रू बाइनरी फिजन ये 1 2 में टूटेगा, तो 4 थे तो कितने हो गए, 8, 8 में टूटेंगे। उसके बाद में अब ये 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस थे 8 न्यूक्लियस हो गए, ये डेवलप होंगे, डेवलप होके क्या करेंगे, अपने आसपास ऐसे साइटोप्लाज्म जनरेट करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर ट्रोफोजोइट में। इसका न्यूक्लियस रहा, दिस इज ट्रोफोजोइट। जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी ह्यूमन ने क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट को जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है, फूड या वाटर के थ्रू इनगल्फ कर लिया। अब ये बॉल बहुत थिक होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। व्हाट इज काइटिन, इट्स अ नेचुरल पॉलीसैकेराइड व्हिच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके। ओके, उसके बाद में क्या होगा, इंजेस्ट करने के बाद ये स्टमक को सर्वाइव कर लेगी बिकॉज इट हैज अ थिक लेयर ऑफ काइटिन। ठीक है, करते करते अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस जैसे कि ट्रिप्सिन, बाइल्स और टेम्परेचर और इंटरनल प्रेशर जो ये
सिस्ट अंदर से भी लगा रही होती है, बिकॉज उसको न्यूक्लियस बाहर लाने हैं, इसको अपनी डिजीज को फैलाना है अच्छे से, है ना। तो क्या होगा कि इन सब चीजों की हेल्प से ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद में लूज होके खुल जाएगी, ये 4 न्यूक्लियस बाहर आ जाएंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं मेटासिस्ट, जिसमें 4 न्यूक्लियस है। अब बाइनरी फिजन के थ्रू ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस में। कन्वर्ट होने के बाद डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद में आसपास साइटोप्लाज्म डेवलप करेंगे, धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करेंगे और मैच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें सूडोपोडिया भी है और अभी ये मैच्योर है। अब ये पूरा प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में हो रहा था, ठीक है। अब ये जो मैच्योर ट्रोफोजोइट है ये कहाँ चला जाएगा? गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कौन से पोर्शन में? कोलोन वाले पार्ट में, ठीक है। जाने के बाद ये ट्रोफोजोइट, नंबर इंक्रीज हो गए, बहुत सारे ट्रोफोजोइट जाएंगे। जाने के बाद में ये वहां पे क्रिस्टीन फॉस्फेट, एक सेकेंड। हाँ, वहां पे जाने के बाद में ये सिस्टीन प्रोटीएज नाम का एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसके बीच में एज होता है, दैट्स एंजाइम, है ना। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की कोलन पोर्शन में जाने के बाद में सिस्टीन प्रोटीज नाम का एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसका फंक्शन क्या होता है? ये जो म्यूकस लेयर होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये उसको डैमेज करता है, ठीक है, ताकि ये ट्रोफोजोइट आसानी से अंदर जा सके और आगे तक डैमेज कर सके। साथ ही साथ में अलग अलग तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, मेजरली करता है सिस्टीन प्रोटीज और दूसरा है अमीबा पोर्स। ये वहां के जो ह्यूमन सेल्स होते हैं ये उनको किल करता है, दूसरा, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पोर्शन में आ गया, ये एंजाइम रिलीज करा, एंजाइम रिलीज करने के बाद में टिश्यू के अंदर जाएगा, टिश्यू इन्वेट करेगा, मतलब अंदर तक जाएगा टिश्यू के, और वहां पे जाके टिश्यू डैमेज करेगा। टिश्यू डैमेज करने के बाद में वहां पे क्या होगा? ब्लडी डायरिया आएगा, ठीक है। वहां से आरबीसी लेगा, पूरा उस पर डिपेंड हो जाएगा अपनी फीडिंग के लिए, ठीक है। और इसने अच्छा खासा जब ये इंटेस्टाइन को एक लेवल तक डैमेज कर देगा, उसके बाद में ये कोशिश करेगा कि मैं और ऑर्गन्स को डैमेज करूं, जैसे कि लिवर को, ब्रेन को, इन सबको जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो जब ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है तो हम इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस, ठीक है, कि इंटेस्टाइन में अभी ये बीमारी कॉज कर रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है? अब टिश्यू को इन्वेट कर दिया, बहुत अंदर तक चला गया, अंदर तक जाने के बाद में ये क्या करेगा? थ्रू ब्लड वेसल्स, बहुत अंदर तक जाने के बाद में ये ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लिवर, ब्रेन, एक्सेट्रा, ठीक है। वहां जाके फिर डैमेज वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। तो कुछ ट्रोफोजोइड्स ऐसे थे जो कि आपके टिश्यू के अंदर जाके वहां के टिश्यू का नेक्रोसिस कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। करने के बाद में जब अच्छे से उन्होंने डैमेज कर दिया तो वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉज करेंगे, इंटेस्टाइन के अलावा, ठीक है। तो उसको अपन वो कैसे जाएंगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू वहां चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ऐसी कंडीशन कि जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो ये क्या करेंगे? तुरंत अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाएंगे, ठीक है। ट्रोफोजोइड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये प्रीसिस्ट में। प्रीसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये कन्वर्ट होगा यूनिन्यूक्लियेटेड में, यूनिन्यूक्लियेटेड से ये कन्वर्ट होगा बाई न्यूक्लियेटेड में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाडी न्यूक्लियेटेड में। फिर ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगी, फिर कोई पर्सन इसको इनहेल कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं फिर से आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले कोई ह्यूमन
क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट को जिसमें 4 न्यूक्लियस है उसको इंजेस्ट करेंगे, स्टमक से वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वहां पर ट्रिप्सिन, बाइल, इंटरनल प्रेशर और टेम्परेचर मिलके क्या करेंगे, इसकी वॉल को ब्रेक कर देंगे, तो इसकी न्यूक्लियस लिबरेट हो जाएंगे और 4 न्यूक्लियस जो बाहर आएंगे इनको अपन बोलते हैं मेटासिस्ट। अब बाइनरी फिजन के थ्रू ये 4 से 8 न्यूक्लियस में डेवलप हो जाएंगे, आसपास अपने साइटोप्लाज्म में डेवलप करेंगे, फिर ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर ट्रोफोजोइड में। ठीक है, मैच्योर ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होने के बाद में ये जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन वाले पार्ट में, वहां पे जाके ये सिस्टीन प्रोटीएस अमीबा पोस्ट करके एंजाइम रिलीज करेंगे जो म्यूकस की लेयर को डिस्ट्रॉय करेगी और वहाँ पे जो सेल्स हैं उनको डैमेज करेगी। ये टिश्यू को इन्वेड करेंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगे अच्छे से और क्या करेंगे, वहाँ के टिश्यू को डैमेज करेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ये आगे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ट्रोफोजोइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्री सिस्ट में, प्री सिस्ट से यूनी न्यूक्लिएटेड में, यूनी न्यूक्लिएटेड से बाय न्यूक्लिएटेड में और उससे क्वाडी में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में स्टूल के थ्रू ट्रोफोजोइड बाहर निकल गया तो ट्रोफोजोइड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिर्फ सिस्ट ही ऐसी स्टेज है क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको इसकी लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब ये देखो डिफरेंस है कि जो क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है और मेटासिस्ट होती है, इन दोनों में फर्क क्या है ना, इन दोनों में फर्क क्या है क्वाडी न्यूक्लिएटेड में और मेटासिस्ट में। देखो न्यूक्लियस की बात करें इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं और मेटासिस्ट होती है वो 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस में डिवाइड करने वाली एक स्टेज है। ठीक है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसमें तो 4 न्यूक्लियस थे, इसमें 4 से 8 बन गए मेटासिस्ट में। लोकेशन क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बॉडी के बाहर से आती है और मेटासिस्ट हमेशा बॉडी के इनसाइड बनती है। क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट एक इन्फेक्टिव फॉर्म है क्योंकि कोई भी ह्यूमन जब इनगल्फ करेगा तो ये बॉडी के अंदर आके डिजीज कॉज करेगी, और जो मेटासिस्ट होती है आगे जाके ट्रोफोजोइड बनाती है। ठीक है, अब इसको आप स्टूल में देख सकते हो यस, और मेटासिस्ट को आप स्टूल में नहीं देख सकते, सिर्फ बॉडी के अंदर ही देख सकते हो, होस्ट बॉडी में। अब इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है इसका, ये बिफोर एक्सिस्टेशन और एनसिस्टेशन। हाँ, ये 2 वर्ड बताना रह गए। देखो एक्सिस्टेशन और एनसिस्टेशन 2 वर्ड होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। एक वर्ड है एक्सिस्टेशन, एक है एनसिस्टेशन। दोनों में फर्क क्या है, देखो एक्सिस्टेशन का मतलब होता है जब क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मैच्योर ट्रोफोजोइड में। ठीक है, और जो एनसिस्टेशन होता है इसका मतलब होता है जब ट्रोफोजोइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वापस से क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट में। ठीक है, तो जब बॉडी में सबसे पहले जो सिस्ट आती है वो क्वाड्री की फॉर्म में आती है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पोर्शन में ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब पहली बारी कन्वर्ट होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस्टेशन, और फिर वापस से ट्रोफोजोइड जब इसको फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट में, जिसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। इन दोनों में ये फर्क है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रोफोजोइड और प्री सिस्ट में क्या फर्क है, कि जो मैच्योर ट्रोफोजोइड आपका बन गया था और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा था फिर अनफेवरेबल कंडीशन में वो प्री सिस्ट में कन्वर्ट हो रहा था, दोनों में फर्क क्या है। देखो ये एक एक्टिव स्टेज होती है ट्रोफोजोइड, ये फीडिंग भी करती है, डिजीज कॉजिंग स्टेज होती है, और जो प्री सिस्ट होती है ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब ट्रोफोजोइड से सिस्ट बन रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, लोकेशन इसकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लोकेशन होती है लोअर इंटेस्टाइन। ठीक है, मूवमेंट की बात करें तो ये मूव कर सकता है क्योंकि इसमें सूडोपोडिया होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इसका सूडोपोडिया धीरे धीरे गायब होता है, ये राउंड होने लग जाती है। ठीक है, फीड्स, ये टिश्यू पे फीड करता है, आरबीसी पे फीड करता है, बैक्टीरिया पे फीड करता है, और ये फीड नहीं करता है। फंक्शन की बात करें तो होस्ट टिश्यू को ये डैमेज करता है ट्रोफोजोइड, और प्री सिस्ट प्रिपेयर करता है अपने आप को सिस्ट बनने में। ठीक है, शेप की बात करें तो इसकी शेप बिल्कुल इरेगुलर होती है, और जो प्री सिस्ट की बात करें इसकी राउंड होने लग जाती है, धीरे धीरे बिगेन्स टू राउंड, मतलब धीरे धीरे राउंड बनने लग जाती है। इसमें ट्रोफोजोइड में देयर इज नो सिस्ट वॉल, कोई सिस्ट वॉल नहीं होती इसके अंदर, दैट्स व्हाई ये बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, और प्री सिस्ट जो होता है ये अपने आसपास सिस्ट वॉल को डेवलप करने लग जाता है। सर्वाइवल की बात करें, डाइज क्विकली आउटसाइड द बॉडी, तो ये बॉडी के बाहर बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है, खत्म हो जाता है। और प्री सिस्ट की बात करें तो स्टिल नॉट इन्फेक्टिव, ये इन्फेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
डिजीज कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखो ये कौन से डिजीज कॉज करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, लाइफ साइकिल पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिजीज कौन से कॉज कर रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस, जो कि बहुत कॉमन कॉमन टाइप है इसका। इंटेस्टाइनल का मतलब हो गया कि ये आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, ठीक है। और बेसिकली कौन से इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि ट्रोफोजोइड डेवलप होकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट को साइड लिख रखी है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो डिजीज कैसे फैलाता है, इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर। कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू मेच्योर सिस्ट को आप इंजेस्ट कर लोगे, उसके बाद में एक्सिस्टेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब एक्सिस्टेशन का मतलब क्या था, क्वाडी न्यूक्लियोटाइड से अभी किसका डेवलपमेंट होगा, ट्रोफोजोइड का, ठीक है। एक्सिस्टेशन से आप ऐसे याद रखो, याद कैसे रखोगे, एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया एग्जिट, कि सिस्ट का एग्जिट हो रहा है, तो सिस्ट एग्जिट होकर क्या बनाएगी, ट्रोफोजोइड, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर एक्सिस्टेशन होने के बाद में ट्रोफोजोइड रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद में ट्रोफोजोइड मूव करेंगे कॉलन में, कॉलन वाले पोर्शन में, वहां पे जाके म्यूकसल लाइनिंग को अधेयर करेंगे, चिपक जाएंगे म्यूकस वाली लाइनिंग पे, और एंजाइम रिलीज करेंगे जो कि टिश्यू को ब्रेक करेगी और वहां पे अल्सर कॉज करेगी फ्लास्क शेप के। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेगी, और ट्रोफोजोइड फीड करेगी जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं और आरबीसीज हैं। फिर जब वो अच्छे से इंटेस्टाइन को डैमेज करने लग जाएगी, इंटेस्टाइन को कर चुकी होगी डैमेज, उसके बाद क्या करेगी, अदर ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, जो कि ये रहा। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, हाँ, कि रिजल्ट क्या होगा इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस का, डाइसेंट्री मतलब ब्लड आएगा, डायरिया में डायरिया होगा मतलब लूज मोशन होंगे, उसके साथ साथ में ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्स आएंगे, अल्सरेशन हो जाएंगे कॉलोन में, कौन से शेप के, फ्लास्क शेप के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इंटेस्टाइन को डैमेज करने के बाद में अब ये कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस कॉज करने, ठीक है। अमीबाइसिस कह लो आप इसको, या फिर अमीबाइक डाइसेंट्री कह लो, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, एक बात है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन के अलावा अगर वो किसी को डैमेज कर रहा है तो साइट क्या है, लिवर हो गया, कभी कभी लंग्स, ब्रेन और स्किन, बहुत रेयरली, ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ट्रोफोजोइड एंटर करेगा ब्लड वेसल्स में इंटेस्टाइनल अल्सर से। जब ये अल्सर कॉज कर लेगा इंटेस्टाइन में जाके तो बहुत डैमेज हो जाएगा, बहुत अंदर तक पेनिट्रेट ये कर चुका होगा, तो वहां ब्लड वेसल्स के थ्रू ये अदर ऑर्गन्स में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रैवल करेगा ये पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, और लिवर में एब्सिस कॉज करेगा, मतलब पस कॉज करेगा, ठीक है। जिससे क्या रिजल्ट आएगा, अमीबाइक लिवर एब्सिस, जिसको इन शॉर्ट एएलए बोलते हैं। राइट अपर एब्डोमिनल पेन होगा इससे, फीवर आएगा, एनलार्ज लिवर दिखेगा, पस फॉर्मेशन होगा ब्राउन और ऑर्डरलेस कलर का, ठीक है। अब ये किस में स्प्रेड कर सकता है, लंग्स में, ब्रेन में और स्किन में। तो ये था इसका इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की, कि अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखो स्टूल एग्जामिनेशन की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो अपन करेंगे नॉर्मल सलाइन से देखेंगे एक तो, और एक करेंगे स्टेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, अगर हम स्टूल एग्जामिनेशन करें किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस है तो, ठीक है, मतलब उसको इंटेस्टाइन में डैमेज कॉज कर रहा है तो स्टूल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेश स्टूल सैंपल को एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। सबसे पहले सलाइन माउंटिंग करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सलाइन मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर स्टूल सैंपल लेंगे थोड़ा सा, और उसमें नॉर्मल सलाइन को ऐड करेंगे, और उसके बाद कवर स्लिप लगा देंगे, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। तो ट्रोफोजोइड आपको लाइव फॉर्म में दिख जाएंगे, मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। फ्रेश स्टूल में दिखेंगे लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पुराना स्टूल ले रहे हो थोड़ा टाइम रुक के, तो ये ट्रोफोजोइड वैसे भी बॉडी के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो आपको जल्दी से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं देख पा रहे हो तो फटाफट से उसको प्रिजर्व करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्ट की, तो ये हमें दिखेगी फॉर्म्ड स्टूल में, ठीक है। अब स्टेनिंग टेक्निक की बात करें तो आयोडीन स्टेन अपन कर सकते हैं सिस्ट को देखने के लिए और डेड ट्रोफोजोइड को देखने के लिए। लाइव देखना है तो नॉर्मल सलाइन से उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। न्यूक्लियस आपको क्लियर दिखेगा, ट्रोफोजोइड आपको येलो टू ब्राउन कलर के दिखेंगे, ग्लाइकोजन मास आपको गोल्डन ब्राउन कलर का दिखेगा अगर आप आयोडीन से स्टेनिंग करोगे तो, ठीक है। दो मेथड होगा, एक तो नॉर्मल सलाइन से देखा जब अगर लाइव ट्रोफोजोइड देखना है तो, लेकिन अगर आपको इसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है इसके अच्छे से तो आप इसको आयोडीन से स्टेन करो, ठीक है। आगे बात करते हैं
स्टूल कल्चर, हम स्टूल का कल्चर भी लगा सकते हैं अगर हमें ट्रोफोजोइड की ग्रोथ करानी है तो, क्योंकि सिस्ट मिलेगा ना उसमें आगे जाके ट्रोफोजोइड की ग्रोथ करानी है तो स्पेशल मीडिया यूज कर सकते हैं, रॉबिन्सन्स मीडिया, ठीक है। रेयरली डन करते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन डिटेक्शन की। तो जब हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो कौन से मेथड से करते हैं? डिटेक्ट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंटीजन इन स्टूल और सीरम। स्टूल और सीरम में हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है एज कम्पेयर टू जब हम माइक्रोस्कोपिकली किसी को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एलाइजा इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। अब इनमें कौन सा एंटीजन हम देखते हैं, कौन सा देखते हैं? गैलेक्टोज एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजेनामाइन लैक्टिन एंटीजन, जिसको इन शॉर्ट ये बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी था। आगे चलते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट, अगर हम सीरोलॉजिकल का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें किस कंडीशन में करेंगे? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस में, कि ये इंटेस्टाइन के अलावा जैसे लिवर को डैमेज कर रहा है, लंग्स को कर रहा है, ठीक है, और आगे जाके ब्रेन को कर रहा है, रेयरली स्किन को कर रहा है, उस कंडीशन में हम सीरोलॉजिकल मेथड यूज करेंगे जिसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे। और कौन सी एंटीबॉडी रखेंगे? IgG, ठीक है। इसको हम लिवर एब्सेस की कंडीशन में, लिवर में पस भर गया उस कंडीशन में देखते हैं, या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में देखते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे एंटीबॉडी का भी? एलाइजा के थ्रू, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन मेथड के थ्रू, या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस के थ्रू, ठीक है। आगे बात करते हैं PCR की। तो मॉलिक्यूलर मेथड हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम DNA को डिटेक्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। आपको पता है ये PCR तो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव मेथड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी होता है, मतलब ये गलत नहीं हो सकता, 99.99% ये करेक्ट ही होता है। इमेजिंग टेक्निक की बात करें तो लिवर एब्सेस के केसेस में हम इमेजिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या फिर MRI, ठीक है। और डिटेक्शन की बात करें लिवर एब्सेस की, लंग्स और ब्रेन की, इन कंडीशन में हम इमेजिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।